और छोड़ दीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, सब अपने आप पूछेगा, पूछेगा हाँ लिंक पे खाली क्लिक कीजिएगा, फिर आपसे आपका नाम पूछेगा, उसको भर के ज्वाइन मीटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। सबको कर दिया? हाँ चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज मेरी आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो जरा हाथ को ऊपर कर दिया जाए। आवाज आ रही है? सभी लोग को आवाज मिल रही है? चलिए ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था 2 चैप्टर को, यानी, और दूसरी बात यह है कि आपको मैंने कहा था कि आप लोग उस दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा और बहुत गहराई से पढ़ा होगा, और जो मैंने आपको बताया था तो आपको समझ में आ गया होगा। जब और पढ़े होंगे तो और अच्छे से आया होगा। एक बात कहना ये भी चाहते हैं कि कल बहुत बार एक ही चीज़ को मुझे रिपीट करना पड़ा था, एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़ा था, इसीलिए आज हमने पूरे सिस्टम को ही अलग कर लिया और पूरे साइड में ये जहाँ पर लोगों का आगमन था, इसलिए बार बार रुकावटें हो रही थी और एक ही चीज़ को मुझे बार बार बोलना पड़ रहा था। इसके लिए मुझे खेद है। और कई बार रुकावट आज ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने पूरे सिस्टम को ही अलग कर लिया। मेरे बाजू में संस्कृत वाले पढ़ा रहे थे, इसलिए आवाज़ टकरा रही थी, इसलिए कुछ परेशानी बन रहा था। कल मैंने क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको समझाया था। फिर क्लासिफिकेशन को समझाने के उपरांत मैंने जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को समझाया था। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को समझाने के बाद मैंने आपको कहा था कि उसके नीड और पर्पस को सुन लीजिए। आपने नीड एंड पर्पस भी सुना था, इम्पोर्टेंस भी सुना था। नीड एंड पर्पस के बाद कैसे एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित है, इसे मैंने बताने का काम किया था। नोटेशन क्या होता है, नोटेशन के प्रकार कितने होते हैं और नोटेशन की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, मेरिट या एडवांटेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने बताने का काम कल किया था। और आपको मैंने कहा था कि ये 2 आप पढ़ लोगे और मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। आप सिंसियर लोग हो, समझदार लोग हो, एक्टिव लोग हो, कुछ करना चाहते हो। नालंदा खुला विश्वविद्यालय से जो लोग पढ़ाई करते हैं और ढंग से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय से बच्चे लाइब्रेरी साइंस में, मैं जानता हूँ कि आईआईटी में, आईआईएम में और आईआईटी और आईआईएम ही में नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक, लोकसभा तक, राज्यसभा तक, विधानसभा और विधान परिषद तक, डीआरडीओ और डीआरटीसी तक, और जो स्कूल की बहाली हुई उसमें लंबी सूची नालंदा खुला विश्वविद्यालय की है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं, मटेरियल जो मिलता है उसको अध्ययन करते हैं। और अभी जो वर्तमान में हमारे कुलपति महोदय हैं केसी सिन्हा साहब, जो मैथ के एक्सपर्ट ही नहीं ऐसे ज्ञाता हैं जिनको पूरी दुनिया जानता है, और हमारे रजिस्ट्रार साहब, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन और प्रोवीसी, ये सब के सारे लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं कि कैसे आपको अच्छा एजुकेशन दिया जाए। ऑनलाइन की व्यवस्था भी उन लोगों ने ही करवाया है आपके लिए, और इसलिए करवाया है कि आप दूर दराज में रहते हो तो आपको आपके घर पे शिक्षा मिल जाए। तो उन सभी को मैं सबसे पहले आप सभी की ओर से धन्यवाद भी देता हूँ और उन्हें मैंने धन्यवाद कहा भी है। तो आपका काम अब यह है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको, जो सुन रहे हो उसको अच्छे ढंग से
आपको पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और घर पे उसको जो बुक को खोल करके पढ़ना है। आज पेज नंबर 7 को जरा सा खोल लो, पेज नंबर 7 पेपर 3, और 2 मिनट में इसको समझा देंगे, फिर आगे बता देंगे। पेज नंबर 7 पे 2 चीज लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है पेज नंबर 6 पर क्लासिफिकेशन के जो प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन के जो प्रकार हैं वो क्लासिफिकेशन के 3 प्रकार होते हैं। एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा नॉलेज होता है, और तीसरा आर्टिफिशियल या तीसरा जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन होता है। जनरल क्लासिफिकेशन की शुरुआत अगर माना जाए तो 1876 से ही शुरू हो गया, जब मेलविल डेवी ने डीडीसी को लाया था, और 1876 के बाद एक लंबी सूची जनरल क्लासिफिकेशन स्कीम की रही है। 1891 में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम आया, और 1891 के बाद जब आप देखोगे तो 1904 में आया है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। 1905 में आपको यूडीसी आया है, जो उसके बाद 1906 में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम आया है। उसी तरीके से भारत में बना लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, जिसको कोलन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ये सब जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। जनरल क्लासिफिकेशन को 2 भागों में जो बांटा गया है वो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, जो पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है। कभी कभी बहुत आवाज आ रही है, बोल रहे हैं लोग कि आवाज रुक रुक के आ रही है। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? हाँ, ओके, ठीक है, मिल रही है। आप अपना नेट चेक कर लो। आप लिख देते हो तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, हम रुक जाते हैं, मेरा सुर और ताल रुक जाता है। तो मैं बता रहा था कि 2 तरह का इसको बांटा गया, और एक बांटा गया नेचुरल क्लासिफिकेशन और एक बांटा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जिसमें आपका और हमारा कोई प्रयास नहीं है, ये ईश्वर ने जो बनाया है, ये जो जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको गॉड कहा जाता है, उसने जो बनाया है, और उसने जो बनाया है और ये जो सिस्टमेटिक बनाया है, यही नेचुरल क्लासिफिकेशन है। कैसे? तो उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि हमें लड़का बनाया और किसी को लड़की बनाया, तो ये लड़का और ये लड़की क्या है? ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इसको पहले ही से नेचर ने बांट दिया, नेचर ने पहले से बांट दिया। अब जब गुलाब जहाँ खिलता है और जहाँ गुलाब की खेती होती है, वहाँ अब उस फूल वाले माहौल में जब जाओगे जहाँ फूल ही फूल है, तो वहाँ पर कहीं पीला गुलाब दिखेगा, तो कहीं पर लाल गुलाब दिखेगा, और कहीं पे उजला गुलाब दिखेगा। ये किसने बनाया है? ये तो ईश्वर ने बनाया है, ये मैंने थोड़ी बनाया है, या तुमने थोड़ी बनाया है। तो कहा कि यही तो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, पहले से बांट दिया। कहा कि भेड़ अलग है और बकरी अलग है, भेड़ अलग और बकरी अलग है, गाय अलग और भैंस अलग है। ये है क्या? ये सब नेचुरल क्लासिफिकेशन है। यानी पशुओं के बीच में अगर हम आते हैं तो गाय को देखते हैं, भैंस को देखते हैं, भेड़ को देखते हैं, बकरी को देखते हैं। ये है क्या? तो ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो कहा कि जो मैन मेड होता है, जिसको इंसान ने बनाया है, यानी नेचुरल को आर्टिफिशियल में जो बदला गया। अब जैसे कि आपके किताबों में लिखा हुआ है, आपके बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी संगीतकार के गायन की प्रतियोगिता हो, यानी कि किसी संगीतकार को अगर चुनना है, तो उसको देखना पड़ेगा, उसके सुर को, उसके ताल को, उसके भाव को, उसके भंगिमा को, और उस पर विचार करना पड़ेगा, और उसमें से जो सबसे बेहतर होगा उसको चुन लेना पड़ेगा। जो सबसे बेहतर होगा निश्चित उसे चुन लिया जाएगा। तो जो सबसे बेहतर होगा उसे जो चुन लिया जाएगा, तो ये है क्या? ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ये जो मैन मेड है। तो कहा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं जो मैन मेड होता है। और जब नोटेशन के सेंस में अगर हम जाएंगे तो नेचुरल लैंग्वेज को जो हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज में चेंज करते हैं, जो कल मैंने बताया था, उसको नोटेशन कहते हैं, उसको अंकन कहते हैं। और नॉलेज क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो ज्ञान वर्गीकरण में ज्ञान को क्रमबद्ध किया जाता है, ज्ञान को सीरियल वाइज में अरेंज किया जाता है, और ज्ञान का अरेंजमेंट होता है उसके आइडिया के अनुसार। ज्ञान का जो आइडिया, जो पाठ्य सामग्री है, जो सूचनाएं हैं, और जो आइडियाज है, उस ज्ञान को, उस ज्ञान नॉलेज के आधार पर जब हम व्यवस्थित करते हैं, तो उसके विचार को ये एक मानसिक प्रक्रिया होता है
जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको नॉलेज मैनेजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट में जो बहुत सारे तरीके से इसको सिस्टम में बांटा भी गया, ग्रीक वाले में, वैदिक में, विद्यालयीन में, सब ये सब जो बांटा गया आपको, ये सब नॉलेज क्लासिफिकेशन में बांटा गया। उसी तरीके से आज जो मैंने आपको बताया था ये पढ़ लीजिएगा कि आपको मैं पढ़ाऊंगा कॉल नंबर, आपको मैंने पढ़ाऊंगा मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मेरी कोशिश होगी कि 1.5 घंटा में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, ताकि आप घर पे जाके बेहतर से बेहतर ढंग से उसको पढ़ करके, ये पेपर टफ पेपर है, टेक्निकल पेपर है, अगर इसको अच्छे से आप निकाल देते हो, चौथा पेपर को अच्छे से निकाल देते हो, तो 7th पेपर और 8th पेपर थोड़ा आसान होगा समझने में। और ये सब बैकबोन है, ये सब बैकबोन है लाइब्रेरी साइंस का। आगे भी आपको बेहतर काम करेगा जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, जब आप बढ़ने की तैयारी करोगे, जब आप आगे निकलने की तैयारी करोगे, तो आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस, कि इस पाठ्य सामग्री का क्या इम्पोर्टेंस है और इस पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो कल मैंने जो आपको बताया था वो क्या बताया था कि क्लासिफिकेशन बताया था और नोटेशन बताया था, और आज मैंने वादा किया था कि मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बताएंगे। और मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को कल मोटे तौर पर, और मैंने ये बताया था कि नेचर से नेचुरल साइंस बन गया और समाज बन गया, समाज से सोशल साइंस बना, और फिर मैंने ये बताया था कि ह्यूमन से ह्यूमैनिटी बना, और फिर कहा कि ये जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मैंने बताया था कि मेलविल डेवी ने 10 भागों में बांट दिया, और सीसी में शुरू में 42 भागों में बांटा गया, और अभी 7th एडिशन में 105 भागों में बांटा गया है नॉलेज का विभाजन। आज हम एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं जो आपको मॉडर्न फॉर्मेशन के साथ भी क्वेश्चन में आता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये फेज रिलेशन जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आधा क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट बताइए। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के मतलब है कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट में कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा कि सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया। एक तो आप समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, और आज से नहीं शुरू से पढ़ रहे हो कि मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है। ये सब क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसको हम बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। जब 7th पेपर में जाओगे, जब प्रैक्टिकल करोगे तो इसको मेन क्लास कहेंगे आपके सीसी में, और डीडीसी में जब जाओगे तो इसी को बेस नंबर कहते हैं हम लोग, यानी कि ही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा कि जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके साइकोलॉजी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, कुछ भी है, ये मेन सब्जेक्ट है। अब कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो इसको याद रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आइसो लिख लो, अरे इसको लिख लो, सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे, आइसोलेट को कैसे समझेंगे, तो कहा कि हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, उर्दू हमारा सब्जेक्ट है, आइसोलेट हमारा क्या है, तो पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, प्रोज, लेटर, एसे, स्पीच, शॉर्ट स्टोरीज, ये सारा का सारा क्या है, एक फॉर्म है जिसको हिंदी में स्वरूप कहते हैं और उर्दू में शक्ल कहते हैं। यानी कि साहित्य का एक स्वरूप है कि पोएट्री की शक्ल में है, ड्रामा की शक्ल में है, प्रोज की शक्ल में है, और ये लेटर की शक्ल में, स्पीच की शक्ल में है। तो ये जो आप देख रहे हो कि हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, और पोएट्री आइसोलेट हो गया, तो हिंदी प्लस पोएट्री, हिंदी पोएट्री हो गया। तो ये सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से साइकोलॉजी हमारा एक सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी मेन क्लास हो गया सब्जेक्ट, और आइसोलेट हमारा हो गया चाइल्ड, तो चाइल्ड साइकोलॉजी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से एजुकेशन है। अभी देखिए सामने एक वुमेन नजर आ रही हैं, मंजू कुमारी, तो यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन है, और एजुकेशन के साथ वुमेन लग गया तो वुमेन एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के साथ चाइल्ड लग गया तो चाइल्ड एजुकेशन हो गया। तो कहा कि एजुकेशन इज द मेन सब्जेक्ट, आइसोलेट हमारा क्या हो गया, तो वुमेन हो गया।
बच्चा जो हमारा है, चाइल्ड जो है वो हो गया आइसोलेट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस आइसोलेट बराबर कंपाउंड सब्जेक्ट। एजुकेशन प्लस वोमेन, एजुकेशन प्लस चाइल्ड, चाइल्ड एजुकेशन। साइकोलॉजी प्लस आइसोलेट, आइसोलेट क्या हुआ? चाइल्ड, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये हो गया कंपाउंड सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। हिंदी हमारा सब्जेक्ट हो गया और आइसोलेट पोएट्री हो गया। हिंदी हमारा सब्जेक्ट हो गया और ड्रामा, ड्रामा जो हो गया वो क्या हो गया? आइसोलेट। और हिंदी ड्रामा हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, जिसको यौगिक विषय कहते हैं हिंदी में। अब बताओ शत्रुघ्न सिंह, समझ में आया या ना आया? शत्रुघ्न सिंह हाथ उठा के बताओ अगर समझ में आया। ना आया तो बता दो। सभी को समझ में आ गया तो हाथ उठा दो, ना समझ में आया तो हाथ मत उठाना। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आया या नहीं आया बताओ। कंपाउंड सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट समझ में आ गया? अरे बच्चा के तरह तो समझा दे रहे हैं। समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया तो आगे समझो। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कहा कि दो या दो से अधिक विषय जब आपस में मिल जाता है, दो या दो से अधिक विषय जब आपस में मिलता है तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है, जटिल विषय बनता है। जैसे कि रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे कि रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, जैसे रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी साइंस एंड आईटी। तो लाइब्रेरी साइंस अलग है और आईटी अलग है। दो विषय का जब मिलन हो रहा है तो दो विषय को मिलन कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट तैयार हो रहा है। मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, मैथमेटिक्स किसके लिए है? तो इंजीनियर के लिए है। फिजिक्स के लिए किसके लिए है? तो फिजिक्स डॉक्टर के लिए है। ये यूनिट 2 में पढ़ा रहे हैं, यूनिट 2 में पढ़ा रहे हैं। और यूनिट 2 में पेज नंबर 24-25 पर हम हैं। पेज नंबर 24-25 पर 24-25 पर हैं। तो ये अगर चाहो तो देख लो। तो कहा कि ये जो हमारा आपको कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन सा हुआ? तो कहा कि जब हम एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो संबंध होता है, जैसे मैथ का संबंध फिजिक्स के साथ, मैथ फिजिक्स के लिए, मैथ किसके लिए? डॉक्टर इंजीनियर के लिए। बायोलॉजी किसके लिए? तो डॉक्टर के लिए। उसी तरह से डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, कंपैरिजन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मैथ ऑन फिजिक्स। यानी कहने का मतलब है कि जनरल रिलेशन, बाइस रिलेशन, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस कुछ भी होगा, यानी दो विषय जब आपस में संबंध होगा, रिलेशन बिटवीन द बेसिक सब्जेक्ट, जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध होगा तो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा। यानी दो विषय जब आपस में मिलेगा, चाहे एक दूसरे से संबंध हो, एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहा हो, एक दूसरे से अंतर हो, जैसे भी होगा, ये सब का सब क्या होगा? तो इसे हम किस नाम से जानेंगे? जटिल विषय के नाम से जानेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इसी को कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी समझ में आ गया होगा और आधा क्वेश्चन तो लिखा जाएगा अगर फेज रिलेशन में आए या इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट में पूछ दिया जाए कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो आप उदाहरण सहित इसको लिख दीजिएगा। अब पेज नंबर 26 पे आ जाइए। पेज नंबर 26 खोल लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसा है, समझ लीजिए कि BLIS में तो काम आवेगा ही, MLIS में भी काम आएगा। और जब कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें आना ही है। चाहे आप नेट का परीक्षा दीजिए, KVS का दीजिए, NVS का दीजिए, किसी का भी दीजिए, आपको चाहे छोटे लेवल का या बड़े लेवल का परीक्षा दीजिए, इसमें से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। अब इसको अगर आप अच्छे से अभी समझ जाते हो तो बोलो आगे का रास्ता कितना क्लियर हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं अभी समझ पाओगे तो आगे के लिए परेशानी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी से हो होशियार होकर पढ़ना शुरू करना है और एक एक लाइन समझ के पढ़ना है। तो यहाँ पर मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट हम बता रहे हैं, और मोड एंड फॉर्मेशन क्या क्या लिखता है, कब भराएगा, तो फॉर्म का होगा, तही होगा,
ये सब पूछोगे, डिस्टर्ब हम होंगे, पढ़ाई तुम्हारा व्यवधान होगा, बात बना के निकल जाएंगे, मामला तुम्हारा समाप्त होगा। तुमको तो बात समझना चाहिए कि जो भी थोड़ा सा समय मिला है उसको सही यूटिलाइज करो। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट होता है। जिसने टाइम पर मैनेज करना सीख लिया, टाइम को यूज करना सीख लिया, उसका लाइफ बन गया। जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आज है उसने टाइम को मैनेज किया है, और जिसने टाइम को व्यर्थ किया वो बर्बाद हो गया। समय उसको बर्बाद कर देता है। तो आप ये ऐसे मैसेज लिखना बंद कीजिए, और आप बहुत इत्मीनान से, आपको आसान लैंग्वेज में, अपने भाषा में सरल तरीके से पढ़ाने का कोशिश हम कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं, और आपको इस विषय के प्रति अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप तो हम नहीं सुधरेंगे इसका बोर्ड लगाए हुए हैं, और कुछ न कुछ मैसेज पटापट दे रहे हैं। जैसे कि आप ही के पास स्मार्टफोन है, दूसरे के पास तो कुछ है ही नहीं, दूसरा तो ऐसा ही है। तो इसलिए लिखना फिखना बंद कीजिए। पहले आप सुनिए गौर से। तो मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट या मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, पेज नंबर भी बता दे रहे हैं आपको, ताकि घर पे आप इत्मीनान से पढ़िएगा। और पेज नंबर 26 और 27 पर, पेज नंबर 26 और 27 पर जो आप पढ़ लीजिए। मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो है, इसको सबसे पहले 5 भागों में रंगनाथन ने बांटा था। एक डिसेक्शन, दूसरा लेमिनेशन, तीसरा डिनोडेशन, चौथा लूज असेंबलेज और पांचवा सुपर इम्पोजिशन। लेकिन इसके बाद प्रोफेसर नील मेघन ने 1963 में, डॉक्टर नील मेघन ने विषय की संरचना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसको 9 भागों में बांट दिया। 9 भाग में जो बांटा उसको डिसेक्शन में बांटा, लेमिनेशन में बांटा, और ये सारा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिनोडेशन में बांटा, लूज असेंबलेज में बांटा, फ्यूजन में बांटा, फ्यूजन में बांटा, क्लस्टरिंग में बांटा, एग्लोमेरेशन में और डिस्टिलेशन में बांट दिया। ये पूरे 9 भागों में विषय की संरचना होती है। वो विषय, जिस विषय के बारे में आपने अभी सुना, क्या सुना आपने कि एक मेन सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपने सुना कंपाउंड सब्जेक्ट होता है, और तीसरा आपने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में अभी जाना। तो ये विषय का जो निर्माण होता है, ये जो विषय की जो निर्माण जो किया गया है, और ये जो विषय जो तैयार होता है, इन 9 विधियों से होता है। ये रंगनाथन महोदय और नील मेघन ने बताया है। रंगनाथन ने इसे 5 में और नील मेघन ने इसे 9 में पूर्ण किया। जिसमें पहला बताया डिसेक्शन। डिसेक्शन जिसको कहा जाता है कि काट छाट करके अलग कर देना। डिसेक्शन के मतलब होता है काट छाट के अलग अलग कर देना। अब छोटा सा एग्जाम्पल आप ले लो। अब इसको आप अपने भाषा में समझा देते हैं कि जैसे आप सुबह में उठते हो, तो जिन लोगों में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम में मन नहीं लगता, मैं लेडीज की बात कर रहा हूँ, काम में मन नहीं लगता, तो आप कहते हो क्या कि लीजिए ना 50 रुपया लीजिए, निकाल के दिया, और जाइए और जा करके ब्रेड ले आइए। और ब्रेड आप जब लाते हो तो देखते हो कि कटा हुआ रहता है, ये अलग अलग भाग में, और उस स्लाइस को आप जब देखते हो तो यही तो डिसेक्शन है, यही डिसेक्शन है। पेज नंबर 26-27 पेपर 3rd में पढ़ा रहे हैं, इसी का नाम डिसेक्शन है। उसके बाद आप जब देखते हो, जब आप बायोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो, आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप ये महसूस करते हो कि जब आपने बॉटनी को या जूलॉजी को आप पढ़ा होगा, तो जूलॉजी और बॉटनी में डिसेक्शन हुआ होगा। बॉटनी में खास तौर से प्याज को स्लाइस करते हुए और आलू को स्लाइस करके मैक्रोस्कोप से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। और इतना तो छोड़ दो ना, महिला लोग भी सामने अभी हैं। महिला के यहाँ क्या होता है, अगर कोई आ गया, आपके यहाँ कोई आ जाता है और आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पोटैटो आलू, तो आप उसका चिप्स बना देते हो। तो चिप्स जो होता है वो क्या होता है, स्लाइस की तरह, जैसे ब्रेड के स्लाइस की तरह चिप्स बनाते हो ना, आलू का चिप्स। ये आलू का चिप्स क्या है, ये सेक्शन है। इसको ही हम लोग डिसेक्शन कहते हैं।
और इसको लाइब्रेरी साइंस के भाषा में कैसे समझाया है कि लाइब्रेरी साइंस के अगर भाषा में आओगे तो कैसे समझोगे। कहा कि जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी को भी कैसे अलग अलग पार्टों में बांटा गया, तो ऑर्गन में अलग बांटा गया, टिश्यू में अलग बांटा गया और सेल में अलग बांटा गया। तो कहा यह ह्यूमन बॉडी का अलग अलग भागों में बंटना, ऑर्गन को अलग कर देना, सेल को अलग कर देना, टिश्यू को अलग कर देना, इसी का नाम तो डिसेक्शन है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया या नहीं? अगर आया तो हाथ उठा दो। आ गया। अब लेमिनेशन को समझ लो। लेमिनेशन तो और आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान है। लेमिनेशन कैसे आसान है? तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको काम करने में मन नहीं लगता और सुबह उठ के 50 रुपया देती हैं ब्रेड के लिए, और ब्रेड में सीधा सीधी सेक करके अपने पति देव को दे देती हैं। तो डिसेक्शन समझा दिया, लेकिन लेमिनेशन कैसे समझोगे? कि कुछ होशियार लेडी होती है, कुछ होशियार लेडी क्या करती है कि उस ऊपर और नीचे यानी नीचे ब्रेड और ऊपर ब्रेड, नीचे भी ब्रेड है और ऊपर भी ब्रेड है, और उसके बीच में क्या डाल देती है? चीज डालती है। उसके फिर बीच में क्या डालती है? तो आपको खीरा डाल देती है, टमाटर डाल देती है, उसके बाद प्याज डाल देती है, उसके बाद टोमेटो केचप डाला जाता है, और उसके बाद और भी ना जाने क्या क्या डाल करके उसको सैंडविच बना देते हैं। क्या बनाते हैं? तो ये सैंडविच को समझ लो लेमिनेशन है। सैंडविच क्या है? लेमिनेशन है। अब दूसरा एग्जाम्पल से समझ जाओगे लेमिनेशन, फिर तुमको लाइब्रेरी साइंस के भाषा में लाएंगे। दूसरा कैसे समझोगे? तो जब आपका कोई पेपर खराब हो जाता है, आप देखते हो कि आपका मार्कशीट कमजोर हो गया, तो आप कहाँ जाते हो? आप जहाँ फोटोस्टेट मशीन है और आप कहते हो कि इसको लेमिनेट कर दीजिए ना। तो जब आप लेमिनेट करने के लिए कहते हो तो इसको नीचे प्लास्टिक देता है और ऊपर प्लास्टिक देता है, और नीचे और ऊपर प्लास्टिक देकर के आपके मार्कशीट को वो मजबूती प्रदान कर देता है। ये तो आप जनरल सेंस में लेमिनेशन समझ गए। रंगनाथन महोदय ने इस संबंध में क्या बताया? रंगनाथन महोदय ने लेमिनेशन को बताया कि जहां E=2P होगा वहीं 2E=3P होगा। अब आपको E=2P या 2E=3P समझ में ही नहीं आवेगा। इसलिए समझ में नहीं आवेगा कि आपने पढ़ा ही नहीं है, और जब अगर नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आवेगा। E=2P न 2E=3P समझ में आएगा, न राउंड समझ में आएगा, न लेवल समझ में आएगा। तो आपको तो ठेठ भाषा में समझाना पड़ेगा। आपको ठेठ भाषा में कैसे समझाना पड़ेगा? तो कहा कि लेमिनेशन को कैसे समझाएंगे? तो लेमिनेशन को समझाना बिल्कुल आसान होगा। कहा कि जहां पर बीमारी होगा वहीं पर ट्रीटमेंट होगा, जहां पर बीमारी वहीं पर ट्रीटमेंट, यानी कि एक फेसेट के साथ दूसरा फेसेट जमेगा, यानी एक फेसेट के साथ एक पक्ष के साथ, पक्ष कहते किसको हैं? तो पर्सनालिटी को, मैटर को, एनर्जी को, स्पेस को और टाइम को। ये भी अभी बताएंगे। तो कहा कि एक पर्सनालिटी, एक अगर एनर्जी है तो दूसरा एनर्जी, यानी जहां डिजीज होगा तभी तो ट्रीटमेंट होगा। तो कहा कि जब एक पर दूसरा आश्रित होगा तो समझ लो कि ये लेमिनेशन है। इसको ही लेमिनेशन कहते हैं, और इसी को हम लोग लेमिनेशन कहते हैं। या फिर कह दिया जाए उदाहरण के लिए कि जैसे चिकित्सा विज्ञान है, और चिकित्सा विज्ञान में भी स्त्रियों की चिकित्सा है, यानी कि चिकित्सा विज्ञान में स्त्री का चिकित्सा, यानी कि लेडीज का जो हम इलाज करते हैं, स्त्री की चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ मुख्य विषय हमारा क्या है? यहाँ जो हमारा मेन क्लास क्या है? मेडिसिन। और मेडिसिन में भी क्या हो रहा है कि डिजीज है, बीमारी है, और बीमारी के बाद क्या हो रहा है? तो ट्रीटमेंट हो रहा है। और ट्रीटमेंट किसका हो रहा है? तो महिला का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सब एक पर एक परतदारी हो रही है, यानी एक पर परत, यानी सब एक दूसरे पर परत बंदी, उसको हम लोग लेमिनेशन कहते हैं। या फिर कहो कि जैसे लाइब्रेरी साइंस हो गया, तो लाइब्रेरी साइंस में
लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी साइंस में कहा कि लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में जब हमारा लाइब्रेरी जो आपके किताब में एग्जाम्पल है कि लाइब्रेरी में पब्लिक लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी में भारत में पब्लिक लाइब्रेरी, तो एक तो लाइब्रेरी हुआ और लाइब्रेरी पर ही हुआ पब्लिक लाइब्रेरी, और पब्लिक लाइब्रेरी पर ही क्या हुआ, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी एक लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी पर ही क्या हो गया उसका परत पब्लिक लाइब्रेरी, और पब्लिक लाइब्रेरी में क्या हो गया भारत में पब्लिक लाइब्रेरी। तो इस तरह का जो आ जाएगा तो समझ लेंगे कि लेमिनेशन की पहचान है, ये लेमिनेशन की पहचान है, यानी एक मूल विषय पर 1 2 3 ये परत बंदी हो गया, तो इसको हम लोग लेमिनेशन कहेंगे। इसको और हम अपने सेंस में आपको समझाने का उपाय कर रहे हैं। जैसे शत्रुघ्न सिंह यहाँ हैं, शत्रुघ्न सिंह मान लीजिए कि औरंगाबाद से हैं, मान लीजिए औरंगाबाद से हैं, हम नहीं जानते हैं किसी के बारे में कि आप कहां से हैं। सौरभ कुमार हैं, मान लो कि जहानाबाद से हैं, मैं भी नहीं, मुझे नहीं पता कि सौरभ जी कहाँ के हैं, शत्रुघ्न जी कहाँ के हैं। अगर सौरभ या शत्रुघ्न के यहाँ अगर कोई खेती हो रहा है तो गेहूं की खेती जहानाबाद में, गेहूं की खेती जहानाबाद में, मान लिया शत्रुघ्न जहानाबाद के हैं, गेहूं की खेती जहानाबाद, तो ये हमारा एग्रीकल्चर हो गया, और एग्रीकल्चर में फिर गेहूं हो गया व्हीट, दूसरा परत, और तीसरा परत क्या हुआ कि कल्टीवेशन हो रहा है, खेती हो रही है, और कहां हो रहा है तो जहानाबाद में हो रहा है। इसी का नाम लेमिनेशन है, इसी का नाम परतबंदी है, जिसको मैंने साइंटिफिक से आपको समझाने का काम किया, और आपके पुस्तक में लिखा हुआ है स्त्री चिकित्सा। तो स्त्री चिकित्सा कब होगा, पहले तो मेडिसिन होगा, मेडिसिन में क्या होगा कि डिजीज होगा, बीमारी होगा, यानी कोलन 4 फिर कोलन 6, जब सीसी पढ़ोगे, जब बीमारी होगा तब ना ट्रीटमेंट होगा, और ट्रीटमेंट किसका हो रहा है तो महिला का हो रहा है। तो ये लेमिनेशन है, इसको लेमिनेशन कहते हैं। इसको घर पर गहराई के साथ थोड़ा टाइम दे करके, बल्कि पूरा टाइम दे करके अगर अच्छे से पढ़ोगे, सारा चीज तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। BLIS में पढ़ोगे, MLIS तक काम देगा, और फिर MLIS के बाद भी कंपटीशन के दुनिया में आओगे, क्योंकि बिना कंपटीशन के दुनिया में आए हुए नौकरी मिलना असंभव 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 है, कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये अभी BLIS निकालना आसान हो जाएगा, फिर MLIS आसान हो जाएगा, और हम आपको उदाहरण दे दे करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और सरल भाषाओं में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके बुद्धि में, दिमाग में ये बात आ जाए और पढ़ने में मजा आने लगे। और जब पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे। मुझे पता है कि आपका जो ग्रुप है बहुत ही स्मार्ट ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है बहुत, मुझे उम्मीद है कि अच्छा करने वाला ग्रुप है, एक्टिव दिखाई दे देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा चीज जब आप घर पे पढ़ोगे तो और आपका क्लियर होता चला जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो इसका मोड इन्फॉर्मेशन में डिनोटेशन है। डिनोटेशन को हम लोग कई तरह से याद रख सकते हैं। डिनोटेशन को अगर हमने चेन इंडेक्स पढ़ा है, रंगनाथन का चेन इंडेक्स पढ़ा है, तो उसको भी दिमाग में रख करके याद कर रख सकते हैं। या डिनोटेशन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशन is called denotation. A group of subordinate relation is called denotation. A group of subordinate relation is called denotation. अब कैसे, तो हम इसको आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में एशिया का हिस्ट्री, और एशिया के हिस्ट्री में इंडिया का हिस्ट्री,
और इंडिया के हिस्ट्री में बिहार का हिस्ट्री, और बिहार के हिस्ट्री में पटना का हिस्ट्री, और पटना के हिस्ट्री में गांधी मैदान का हिस्ट्री, और गांधी मैदान में बिस्कोमान में जहां स्थापित है नालंदा खुला विश्वविद्यालय उसका हिस्ट्री। तो ये क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशन, एक ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशन, और इसको ही डिनोटेशन कहते हैं। अब जैसे लाइब्रेरी साइंस के भाषा में समझोगे तो जैसे फिलॉसफी जो कल मैंने बताया था 100 फिलॉसफी का, 200 रिलीजन का, 300 सोशल साइंस का, 400 लैंग्वेज का, ये सब कल मैंने बता दिया था और मुझे उम्मीद है कि ये सब आप पढ़ लिए होंगे। तो 100 जो हमारा फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी से ही जो मेटाफिजिक्स बनता है, मेटाफिजिक्स, तो 110 इसका नंबर होता है। डीटीसी के 19th एडिशन में, डीटीसी के 19th एडिशन में 110 इसका नंबर होता है। अभी तो मेरे पास डीडीसी नहीं है शेड्यूल और ना आपके पास है, लेकिन जब आपको डीडीसी मिलेगा तो आप खोल के देख लेना कि सर सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। तो 110 जो है मेटाफिजिक्स का नंबर होता है, 150 ये साइकोलॉजी का नंबर होता है, और 160 जो लॉजिक का नंबर होता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, डिनोटेशन का, यानी उसी का सब ऑर्डिनेट है। फिलॉसफी का सब ऑर्डिनेट हुआ मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स का हुआ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी का हुआ लॉजिक। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे नए विषय का निर्माण होता है, जैसे जैसे नया विषय आता है तो क्या होता है कि इसमें तीव्रता लगातार बढ़ती जाती है। यानी जब हम बात कर रहे हों फिलॉसफी की तो उसमें तीव्रता कम होगी, लेकिन जब लॉजिक की बात करेंगे तो तीव्रता अधिक होगी, और जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से तीव्रता लगातार बढ़ेगी, और फिर विस्तार तीव्रता जो बढ़ेगी और नोटेशनल वैल्यू भी इसका बड़ा होता चला जाएगा, नोटेशनल वैल्यू भी इसका बड़ा होता चला जाएगा। तो डिनोटेशन को बस इतना सा तो जरूर याद रखना है, डिनोटेशन में कि ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशन, इतना तो जरूर याद रखना है कि फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, या मेटाफिजिक्स के बाद साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के बाद लॉजिक, एग्जाम्पल ऑफ डिनोटेशन। उसके बाद आता है लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज को याद करना है तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट याद कर लेना, और कहा कि इस विधि में 2 या 2 से अधिक मुख्य विषय या उसके आइसोलेट आपस में जुड़ करके नए विषय का निर्माण कर देते हैं। जैसे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया, क्या हमने आपको बताया कि भैया देख लो कि मैथ का रिलेशन फिजिक्स से, और मैंने क्या कहा कि मैथ फॉर इंजीनियर, मैंने क्या बोला कि साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर, रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, कंपैरिजन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मैथ ऑन फिजिक्स। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये लूज असेंबलेज के हैं। ये दशा संबंध का भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है ये। इसे दशा संबंध पढ़ना है, आपको पढ़ना है ये सब चीज। दशा संबंध जिसको फेज रिलेशन कहते हैं, ये आपके किताबों में या ऐसे भी नेट फेट पर देखिएगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक लाइन में समझा देंगे अगर मौका मिला तो। आज नहीं मिला तो फिर कभी MLIS में होगा, इंग्लिश में जब आप पास कीजिएगा। अभी तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और घर पे एक टाइम मैनेजमेंट करके टाइम सेट कर लेना है, क्योंकि 30 तारीख से आपकी परीक्षा होने जा रही है। 30 तारीख को आपकी परीक्षा है, आपको असाइनमेंट भी बनाना है, आपको हर पेपर की तैयारी भी करना है, प्रैक्टिकल को भी संभालना है, और अच्छे रिजल्ट से पास करना है। तो ये बिना टाइम मैनेजमेंट के नहीं होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है, सबसे पहले आपको स्मार्टफोन से अलग होना पड़ेगा, यानी आधा घंटा से ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर हर वक्त आप व्हाट्सएप फेसबुक और इधर उधर चटर पटर कीजिएगा तो आपका निश्चित समय निकल जाएगा और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए अपना टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। काउंसलिंग
एक गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के अनुसार आपको आगे बढ़ जाना है और पास होकर के नालंदा से निकल जाना है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी फिर आपका स्वागत करेगा MLIS में, और महिलाओं को तो 25% का विशेष छूट देता है। चूंकि मैं नामांकन प्रभारी भी हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, 25% का छूट देता है। और इस बार अगर आप अच्छे से पास हो गए तो पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार से वैकेंसी भी आने वाली है, और छुटपुट तो वैकेंसी आता ही रहता है। जैसे अभी नवोदय विद्यालय से आया हुआ था, अभी पटना हाई कोर्ट से आया हुआ था, और मैंने कल भी बताया था कि कोई भी एरिया, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें लाइब्रेरी साइंस का बच्चा नौकरी ना ले रहा हो। हर जगह है, हर एक जगह पर कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है। कभी शायद मुलाकात आपसे हो तो मैं उसको और खोल के बता दूंगा कि देखो कहाँ कैसे इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, डॉक्यूमेंटेशन साइंटिस्ट, और किस तरीके से बच्चा सेट होते जा रहा है अगर अच्छे से पढ़ोगे तब ना। अभी कोई विद्यार्थी से नहीं मिला है, वो सब उनको खुलवाओ, कानून है। दिनेश सर बैठे हुए, दिनेश सर पांडे, हमसे मत कहो अभी, क्योंकि अभी कहोगे फिर बच्चा कल डिस्टर्ब, कल भी हुआ था आज भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कल एक ही चीज को कई बार हमको रिपीट करना पड़ा था, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था बोलने में, तो कहा कि एक ही चीज को कई बार हम रिपीट कर रहे थे, ये हमको बहुत खराब लग रहा था। तो कहा कि लूज असेंबलेज भी समझ में आ गया होगा, और फ्यूजन के मतलब होता है विखंडन, यानी छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, छूट जाना। अब जैसे कि जापान में हिरोशिमा में एटम बम गिरा, तो वो एटम बम जब गिरा छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके अलग हो गया, टूट के छितरा गया। तो कहा कि सब्जेक्ट भी कुछ ऐसा ही टूटता है, फ्यूजन। क्योंकि विश्व ज्ञान जो है उसका विभाजन होता है, विश्व के ज्ञान का विभाजन होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, कल भी बताया और आज भी बताया कि विश्व ज्ञान का विभाजन नेचर से नेचुरल साइंस, ह्यूमन से ह्यूमैनिटीज, और मैंने आपको कल बताया था कि समाज से सोशल साइंस, ये एक विभाजन है। और पुनः इसी विषय को जो हम विभाजित करते हैं, कल भी मैंने बताया था कि जैसे 300 हमारा DDC में नंबर है सोशल साइंस का, और 310 स्टैट का नंबर है, 320 पॉलिटिकल साइंस का नंबर है, 330 इकोनॉमिक्स का नंबर है, 340 ये लॉ का नंबर है, 350 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है, 360 ये आपको सोशल सर्विसेज का नंबर है, और 370 ये एजुकेशन का नंबर है। तो इस तरह से टूटा है छोटे छोटे भागों में। अगर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं साइंस के तरफ, तो नेचुरल साइंस जहां पर 500 है, तो 510 अगर आते हो तो मैथमेटिक्स है, और 511 अर्थमेटिक्स है, और 512 अलजबरा है। अगर आप 520 आ जाते हो तो एस्ट्रोनॉमी है, 530 फिजिक्स है, 54 जो है ये केमिस्ट्री का नंबर है, 550 अर्थ साइंस है। तो इस तरीके से आप देखते हो तो लगातार आप देख रहे हो कि टूट रहा है, विषय का टूटना होता है, इसी का नाम फ्यूजन है। यानी कि प्राकृतिक विज्ञान में गणित हो गया, भौतिकी हो गया, और गणित में भी अलजबरा हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया। ये सारा का सारा छोटे छोटे भागों में जो टूटता है, इसी का नाम फ्यूजन है, इसी का नाम फ्यूजन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन, और हिंदी में विखंडन कहते हैं। अब फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन के मतलब विलयकरण, यानी दो चीज मिलकर तीसरा प्रोडक्ट निकल गया, दो प्रोडक्ट मिला और तीसरा प्रोडक्ट निकला। जैसे कि आप जानते होंगे कभी समता पार्टी था और कभी जनता पार्टी था, तो समता पार्टी और जनता पार्टी मिलकर जनता दल यू, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, जनता दल यू हो गया।
समता पार्टी अलग है, जनता पार्टी अलग, दोनों मिला हो गया जनता दल यू। एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन। और एग्जाम्पल आपको दे दे, पत्ती अलग, मंजू कुमारी जी है सामने, पत्ती है अलग, पानी अलग है, दूध अलग है और चीनी अलग है, सबके कैरेक्टरिस्टिक, सबकी विशेषताएं अलग हैं, लेकिन सबको मिला दीजिए तो क्या होगा? दूध की चाय बन जाएगी। एक नया प्रोडक्ट आ गया सामने और इसी का नाम कॉम्प्लेक्स है, इसी का नाम फ्यूजन है, फ्यूजन, इसको फ्यूजन कहते हैं। ये तो जनरल भाषा में आप और हम समझ चुके, लाइब्रेरी साइंस के भाषा में कैसे समझोगे? तो कहा कि इंफॉर्मेशन अलग सब्जेक्ट है और टेक्नोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट जब मिल गया तो एक तीसरा सब्जेक्ट बन गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट और केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट, दोनों की विशेषताएं अलग हैं, दोनों मिल गया तो बायोकेमिस्ट्री बन गया। बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट और फिजिक्स अलग सब्जेक्ट, दोनों मिल गया तो बायोफिजिक्स बन गया। और तो और कहा कि इंफॉर्मेशन अलग है और टेक्नोलॉजी अलग है, इंफॉर्मेटिक्स हो गया। तो दो सब्जेक्ट मिलके तीसरा जो आया इसका नाम फ्यूजन हो गया, तो इसको विलयकरण कहते हैं। मुझे लगता है कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो है फ्यूजन के बाद क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग को रंगनाथन महोदय ने सब्जेक्ट बंडल कहा है। रंगनाथन महोदय ने क्या कहा? रंगनाथन महोदय ने क्या कहा? रंगनाथन महोदय ने कहा सब्जेक्ट बंडल, यानी एक जगह बांधना। सब्जेक्ट बंडल यानी शोध का जो कार्य हो रहा है, यानी जो रिसर्च एक्टिविटीज हो रही है और रिसर्च एक्टिविटीज के बाद जो नए विषय आ रहे हैं तो उनको एक जगह पर लाया जा रहा है। जैसे गांधी के पूरे जो अलग अलग डिटेल हर एक अलग अलग जगह है गांधी के बारे में, तो सबको जब एक जगह कर दिया तो गांधीयाना हो गया। इसको गांधीयाना कहते हैं। अगर हम अलग सेंस में बताएं आपको, इस एग्जाम्पल से अलग होकर के, लाइब्रेरी साइंस से बिल्कुल अलग होकर के, जो आपके माथा में घुस जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको पूरे ब्रेन में ये बात आ जाए कि अरे ये तो बिल्कुल हमको समझ में आ गया, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे परवीन कुमार जी हैं, मेरे सामने नजर आ रहे हैं परवीन कुमार जी, और परवीन कुमार जी जो मेरे सामने नजर आ रहे हैं, तो परवीन कुमार जी को मान लो बड़े पैसा वाले हैं, चेहरा से लग रहे हैं पैसा वाले, और बड़ी खेतियर है, बहुत खेत वेत है इनके पास, लग रहे चेहरा से खेत वाले भी लग रहे हैं। तो ये परवीन कुमार जी का मान लो कि छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट मतलब छोटा सा खेत, और छोटा सा जो खेत है इनका, उस खेत में कोई उपज नहीं हो रहा है, यानी वहां पर प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है कई साल से। तो परवीन कुमार जी ने क्या सोचा कि हम क्यों ना सॉइल टेस्ट करवाएं, और सॉइल टेस्ट हम जब करवाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी चीज की कमी है जिसके वजह कर हमारे खेत में जो प्रोडक्शन होना चाहिए नहीं हो रहा, बंजर हो गया जमीन। तो इन्होंने क्या किया कि केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बॉटनी और जियोलॉजी, जिसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, उनके साइंटिस्ट को बुला करके मिट्टी को जांच के लिए दिया, सॉइल टेस्ट। और ये जो सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट आया, ये ज्वाइंटली जो रिपोर्ट होता है, ज्वाइंटली रिपोर्ट जो पब्लिश होगा, अलग अलग नहीं, ज्वाइंटली एक साथ जो रिपोर्ट पब्लिश होगा, जो चारों साइंटिस्ट जो देंगे रिपोर्ट, इसको भी हम सब्जेक्ट बंडल कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट बंडल कहेंगे या क्लस्टरिंग कहेंगे, सामूहिकरण कहेंगे। परवीन कुमार जी को समझ में आया या नहीं आया? परवीन कुमार तो भाग जा रहे हैं। परवीन कुमार, राजीव रंजन जी को समझ में आ गया जो मैंने बताया? आ गया। इसको संयुक्त रूप से रिपोर्ट, संयुक्त रूप से जो रिपोर्ट पेश होगा, इसी का नाम होगा क्लस्टरिंग। अब एग्लोमेरेशन क्या है? इसको संचयकरण कहते हैं। एग्लोमेरेशन को पुंजयन कहते हैं, और यानी कि विषय संरचना, विषय जो होता है वो पुंजयन कैसे होता है?
यानी कि अलग अलग ना हो करके एक साथ हो जाना। अब अलग अलग ना हो के एक साथ होने का क्या मतलब है? तो अलग अलग ना हो के एक साथ होने का मतलब समझ जाओगे। अब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी ना कह करके हम नेचुरल साइंस कह दें तो ये हमारा का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हमारा एग्लोमेरेशन का हो जाएगा। उसी तरीके से हम स्टैट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सर्विसेज, ये सब ना कह करके हम क्या करें, एक जगह पर उसको सिग्मा कह दें। सिग्मा, जब हम सीसी में उसको सिग्मा कहेंगे, और सिग्मा तुमको आधा लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो सिग्मा मतलब सोशल साइंस, और नेचुरल साइंस का नंबर ए कैपिटल है सीसी में। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? तो ये एग्जाम्पल एग्लोमेरेशन का हो गया। एग्जाम्पल तुम्हारे में दिया हुआ है किताबों में कि प्राकृतिक विज्ञान की पुस्तक में विज्ञान से संबंधित अनेक विचार और धारणाएं होती हैं। गणित, भौतिक आदि के लेखों को एक स्थान पर जब कर दिया जाता है, यानी कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री अलग अलग ना कह के सिर्फ ये बोल दिया गया कि ये नेचुरल साइंस है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्लोमेरेशन का एग्जाम्पल हो गया। स्टैट बोल के पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लॉ ना बोल करके नेचुरल साइंस बोल दिया गया, तो ये एग्लोमेरेशन की पहचान है। और डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसको हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से समझ सकते हैं। डिस्टिल्ड सब्जेक्ट कुछ होता है, मुख्य विषय की जो रचना होती है, उसमें कभी भी कुछ ऐसे विचार या विषय आते हैं जिनका उपयोग विषय, एक विषय का सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। कर दिया है बोलिएगा का उनसे पांडे जी से हम तो करा लिए, हमको कुछ नहीं आता है, हम तो बोल दिए, हो गया, कर दिया। पांडे जी नहीं, पांडे जी ने वो होंगे 2 मिनट नहीं दीजिए बच्चा को। अभी अभी हमारे पास चीफ कोऑर्डिनेटर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट दिनेश सर आए थे, इसीलिए 2 मिनट रुकना पड़ा। डिस्टिलेशन यानी, इसको आसानी से समझ जाओगे, डिस्टिल्ड वाटर तुमने देखा होगा, डिस्टिल्ड वाटर। और आप जब गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, आज तो मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन आज से 2, 4, 5, 10 साल पहले मेडिसिन जो इंजेक्शन मिलता था, उस इंजेक्शन के साथ एक डिस्टिल्ड वाटर मिलता था, और डिस्टिल्ड वाटर, उस इंजेक्शन जो दवा होती थी इंजेक्ट करने के लिए, उस मेडिसिन के साथ वो डिस्टिल्ड वाटर इसलिए रहता था, चाहे वो मेडिसिन लंग्स का बीमारी हो, किडनी का बीमारी हो, या फिर आपको बोन डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, इंजेक्शन के साथ वो डिस्टिल्ड वाटर होता था। और जो कंपाउंडर साहब लोग होते थे, उस डिस्टिल्ड वाटर को उस दवा के साथ मिला करके ऐसे 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 हिलाते थे, और जब हिला करके फिर उसको इंजेक्ट करते थे। तो जिस तरीके से डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल सभी तरह के बीमारी से संबंधित दवा में किया जा सकता है, उसी तरह से कुछ डिस्टिल्ड सब्जेक्ट है जिसके बारे में रंगनाथन महोदय ने और नीलमेघन ने बताया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट को बताया कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल हम सब जगह कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम अपने घर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, पर्सनल मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट किसी ऑफिस और किसी दुकान का भी होता है, कहाँ किसी राज्य का भी मैनेजमेंट होता है।
जो सरकारी प्रतिनिधि लोग और जो मंत्री गण लोग होते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऐसा है जो किसी के साथ भी यूज हो सकता है, यह डिस्टिल्ड सब्जेक्ट है। उसी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताया है आपके किताबों में कि रिसर्च भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका इस्तेमाल कहीं भी हो सकता है। जैसे मैथ का भी रिसर्च हो सकता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का, जोलॉजी का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आप किसी भी चीज़ के रिसर्च में कर सकते हैं। रिसर्च लाइब्रेरी का भी हो सकता है, लाइब्रेरी साइंस का भी हो सकता है, यानी किसी भी चीज़ पर शोध आप कर सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसका किसी के साथ आप जोड़ सकते हैं। जैसे डिस्टिल्ड वाटर को आप किसी भी दवा में, किसी भी बीमारी के दवा के साथ यूज कर रहे थे, उसी तरीके से ये सब्जेक्ट को आप किसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे नॉलेज है, मैंने एक और सब्जेक्ट को सामने रखा है। वैसे इग्नू के मटेरियल में, नालंदा के मटेरियल में या कहीं भी ये मुझे पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते ये मेरे दिमाग में बात आ गई जो मैंने आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। लिटरेसी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लिटरेसी सब्जेक्ट जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कई जगह पर, जैसे डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इस तरह का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम डिस्टिल्ड सब्जेक्ट कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और कोई परेशानी इसमें आपको नहीं होगा। ये अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो मैंने बताया, आपको जो मैंने जनरल क्लासिफिकेशन बताया, आपको जो नेचुरल क्लासिफिकेशन बताया, आपको जो मैंने सब्जेक्ट के प्रकार बताया कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आने का सवाल ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट में मेन सब्जेक्ट, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को मैंने बता दिया। फिर आपको मोड एंड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट जो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, जिसको भी हम बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया, और इसलिए किया कि आगे तक, अभी से लेके आगे तक, यानी कि इस परीक्षा से लेके आगे के परीक्षा तक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो और कंपटीशन के दुनिया में भी ये आपको काम आने वाला है। तो ये भी मैंने आपको बताने का काम किया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉल नंबर बताने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर से जानते हैं। अब कॉल नंबर को ज़रा सा हम बता देंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको पेमेस्ट समझा देंगे। पेमेस्ट क्या होता है, चूँकि पेमेस्ट जब आपको नहीं समझाएंगे तो पेपर 7th में जब आइएगा प्रैक्टिकल में तो थोड़ा परेशानी महसूस कीजिएगा, और जब थ्योरी में पढ़े रहिएगा तो थोड़ा आसानी महसूस कीजिएगा। चूँकि पेमेस्ट को हम लोग पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम कहते हैं। इसको 5 फंडामेंटल कैटेगरीज भी कहते हैं। ये सारी चीज़ आपको समझा देंगे। ये पेज नंबर देख लो, हम अब आपको आपके किताब को देख के नहीं बता रहे हैं, आपको देख लो। ये सब 5 मूलभूत श्रेणी उसमें मोड़ लो। उसके बाद मैं आपको कॉल नंबर बता रहा हूँ, उसको मोड़ लो। आप कंटेंट देख लो, समझ लोगे। एक बार समझ लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कहा कि कॉल नंबर कहते किसको हैं, तो कॉल नंबर 3 कॉल नंबर जो होता है क्या, तो लाइब्रेरी में कॉल नंबर इसलिए बनाया जाता है ताकि ग्रंथालय में ग्रंथ की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके, उसको फिक्स किया जा सके कि जो पाठ्य सामग्री लाइब्रेरी में आती है, अब आपके मन में आएगा लाइब्रेरी में आती है, कहाँ से आती है, तो चाहे परचेस करके आएगा, चाहे कोई गिफ्ट देगा, चाहे कोई डोनेट करेगा। जैसे भी आपके लाइब्रेरी में पुस्तकें आ गई, जब आपके लाइब्रेरी में पुस्तकें आ जाती हैं तो उसको आप एक सेशन रजिस्टर पे चढ़ाते हो, जिसको परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी कहते हैं। और वो जब लाइब्रेरी में आप एक सेशन रजिस्ट्री पर एंट्री मार देते हो, तो एक सेशन रजिस्टर पे आप जब एंट्री ले लेते हो और हो जाता है उस वक्त वो बुक आपके लाइब्रेरी का, तो आप क्या करते हो, उसको शेल्फ पे एक जगह देते हो। और शेल्फ पे, शेल्फ कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको निधानी कहते हैं, और उर्दू में उसको अलमारी कहते हैं। यानी कि वहाँ पर आप उस पुस्तक को रखने की व्यवस्था करते हो। तो किस आधार पे रखोगे, तो
उसका आधार होगा कॉल नंबर। तो कॉल नंबर बनता कैसे है? तो कॉल नंबर बनता है क्लास नंबर से, बुक नंबर से और कलेक्शन नंबर से। जो छोटी छोटी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी जो बहुत बड़ी बड़ी भी लाइब्रेरी है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी है, वो भी लाइब्रेरी है। और नेशनल लाइब्रेरी जो भारत का इंडियन नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है। ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी भी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भी है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, आप जानोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भारतवर्ष में कितना महत्वपूर्ण चीज है, कितना महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी का संचालन कैसे हो रहा है, और सरकार का कौन सा मंत्रालय उसको संचालित कर रहा है, और उससे भारत की जनता को कितना लाभ हो रहा है, ये सब आप जानोगे। लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए लगना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा। मोर देन 800 लाइब्रेरी है साइंस की पूरे भारतवर्ष में। तो ये सारी व्यवस्था को समझोगे, फिर आप बहुत सारे जो है नेटवर्क को समझोगे कि कितने नेटवर्क काम कर रहे हैं। कैलिबनेट काम कर रहे हैं, बूनेट काम कर रहे हैं, डेलनेट काम कर रहे हैं, इन्फिलिमनेट काम कर रहे हैं, निसात काम कर रहा है, निसात के 14-15 सेक्टर जो है वो काम कर रहा है। हर एक चीज को जानोगे, फिर एसोसिएशन को जानोगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी की रक्षा में लगा हुआ है लाइब्रेरी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एस्लिक लगा हुआ है। अगर भारत से बाहर की बात करोगे तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन लगा हुआ है। अगर एसोसिएशन की बात करोगे तो इफला लगा हुआ है। तो ये सारी चीज जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो समझ जाओगे। अभी जो हम आपको समझा रहे हैं कॉल नंबर, और आपको ये बता रहे हैं कि कॉल नंबर जो होता है वो उसी के सहारे पाठ्य सामग्रियों का व्यवस्थापन होता है। कहाँ पर? तो शेल्फ पे, अलमारी पर, निधानी पर, जिसको हिंदी में निधानी कहते हैं। अरेंजमेंट जो होता है वो कॉल नंबर के आधार पर होता है। और कॉल नंबर जो बनता है वो 3 चीज से मिलकर बनता है, यानी 3 कंपोनेंट काम करता है। एक तो क्लास नंबर, दूसरा बुक नंबर और तीसरा कलेक्शन नंबर। अब यहाँ पर आपको समझना है कि क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, और कलेक्शन नंबर क्या होता है। तो मैंने बताया कि बड़ी लाइब्रेरी में तीनों का यूज है, और जो छोटी छोटी लाइब्रेरी है वहाँ क्लास नंबर और बुक नंबर से ही कॉल नंबर बना दिया जाता है। तो क्लास नंबर से विषय का बोध होता है, सब्जेक्ट का पता चलता है कि किस विषय की पुस्तकें ये है। अब जैसे अगर मान लो 581 लिखा हुआ है, तो 581 लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा कि ये तो बॉटनी की बुक है। और अगर 591 लिखा हुआ है तो पता चल जाएगा ये जूलॉजी की बुक है। और अगर उस पर लिखा हुआ है 5413 तो पता चल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है। तो ये तो आप क्लास नंबर से पकड़ लिया, क्लास नंबर से विषय का बोध हो रहा है, और क्लास नंबर से विषय का बोध हो रहा है। तो बुक नंबर क्या होता है? बुक नंबर जो इंडिविजुअलाइज करता है, एक अलग पहचान देता है, उसको बुक को कैटेगराइज करता है, बांटता है। कैसे? मान लो कि मैथमेटिक्स पर 1000 पुस्तकें हैं, और 1000 अगर पुस्तक है और उसका अरेंजमेंट जो है शेल्फ पे लगा हुआ है मैथ का, तो मैथ का 1000 पुस्तक है, और कोई आकर के आपसे पूछे कि भैया बता दो कि शत्रुघ्न सिंह ने जो मैथ लिखा है वो पुस्तक हमें चाहिए, तो बताओ अगर बुक नंबर नहीं होगा। क्लास नंबर का मैंने कल पढ़ाया था कि समान वस्तु को एक साथ रखना या समानता और असमानता के आधार पर व्यवस्थित करना ही वर्गीकरण है। एक जगह तो रख दिया, लेकिन 1000 में से खोजना पड़ेगा शत्रुघ्न को। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस सरनेम का फर्स्ट 3 लेटर अगर हमने यूज किया, वैसे रंगनाथन का बुक फार्मूला है, वैसे कटर्स के रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं बुक के बनाने के, बुक नंबर, लेकिन सबसे आसान तरीका बता रहे हैं इसलिए ताकि आपके समझ में आसानी से आ जावे। तो कहा कि जैसे शत्रुघ्न सिंह है तो सिंह शत्रुघ्न हो जाएगा, सरनेम पहले हो जाएगा और फॉरनेम बाद में होगा। जब कैटलॉगिंग SCR 2 पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ सरनेम और इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरनेम समझोगे। सरनेम क्या होता है और फॉरनेम किसे कहते हैं ये भी समझ जाओगे। तो कहा कि सिंह को जो पहले लिखेंगे तो सिंह का पहला 3 अक्षर बुक नंबर बन जाएगा। तो क्लास नंबर जहां हम देखेंगे 510,
और वहाँ SIN रहेगा, तो कहा कि सीधे हम भागते हुए उस बुक के तरफ पहुंच जाएंगे जहां पर 510 और 510 के नीचे जो लिखा हुआ होगा जस्ट, और जस्ट नीचे कहाँ लिखा हुआ होगा, तो कहा कि एक बुक होगा, और इस बुक को हम क्या कहेंगे, इसको स्पाइन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। और यहीं पर लेबलिंग और पेस्टिंग होता है, और लेबलिंग और पेस्टिंग जो होता है उसी पर क्लास नंबर और नीचे में बुक नंबर लिखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम अरेंज करते हैं बुक को। तो जब कॉल नंबर, क्लास नंबर और बुक नंबर दिया हुआ होगा तो उसके सहारे आप क्या करोगे, बुक को आप निकाल लोगे, यानी सर्च कर लोगे, खोज लोगे, और यूजर को आप प्रोवाइड कर दोगे। तो ये क्लास नंबर और बुक नंबर मिलकर बन गया कॉल नंबर। लेकिन जब बड़ी बड़ी लाइब्रेरी की बात करोगे तो उसके सेक्शंस अलग होते हैं। बच्चों के लिए अलग होता है, बूढ़ों के लिए अलग होता है, वुमेन के लिए अलग होता है, रेफरेंस सेक्शन अलग होता है, टेक्स्ट बुक एरिया अलग होता है, और रीडिंग रूम का कलेक्शन अलग होता है। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है सर? समझ में आ जाएगा सर। क्लास नंबर मतलब वर्ग संख्या। जैसे मैथमेटिक्स का पुस्तक, तो एक जगह जहां 510 दे करके रख दिया, तो मान लो 1000 बुक है, तो 1000 बुक में हमको शत्रुघ्न सिंह का किताब खोजना है, तो हम बुक नंबर से उसके पकड़ेंगे, और बुक नंबर उसका क्या होगा, सरनेम का 3 लेटर SIN। तो उस SIN जहां 510 के नीचे SIN रहेगा, तो उसके जरिए हम क्या हो जाएगा, फट से हम कॉल नंबर खींच लेंगे। यानी जहां देखेंगे मैथ के साथ SIN, फट से क्लास नंबर और बुक नंबर दोनों फट से कॉल नंबर से खींचा जाएगा बुक, यानी यूजर को हम दे देंगे। राइट यूजर को राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। कब? जब कॉल नंबर दिया हुआ होगा। उसके बाद बड़े बड़े लाइब्रेरी में, जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ कलेक्शन नंबर भी होता है, और वहाँ उसको डिनोट किया जाता है TB। तो TB का मतलब, TB का बीमारी मत समझ लेना, TB का मतलब टेक्स्ट बुक, CB का मतलब चिल्ड्रंस बुक, WB लिखा हुआ है तो वुमेन बुक, और अगर मान लो RR लिखा हुआ है तो रीडिंग रूम, RB लिखा हुआ, R कैपिटल और B कैपिटल, मैथ का नंबर 510, उसके नीचे SIN, उसके नीचे RB। तो पता क्या चल रहा है कि मैथमेटिक्स शत्रुघ्न सिंह ने लिखा है, और किसके लिए लिखा है, रेफरेंस के लिए लिखा है। रेफरेंस बुक नॉट टू बी इश्यूड, उसको इशू हम नहीं कर सकते, ओनली यूज जो होगा लाइब्रेरी में होगा, उसको लाइब्रेरी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो लाइब्रेरी में इस्तेमाल के लिए है। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, इसको हम लोग क्लास नंबर को, बुक नंबर को और कलेक्शन नंबर को जब मिला देते हैं तो ये बन जाता है ऑनलाइन पुलिस काउंसलिंग क्लास। कौन सा बुक से है सर? ये कुछ बुक से नहीं है, थर्ड पेपर से है। तीसरा पेपर जो आपका है, जो आपको मिला हुआ है, हम बार बार बोलते हैं कि भैया मैसेज मत करो, तुम लोग को एक ठो है चुट आदत गंदा है। हम चाहते हैं कि कम से कम समय में, 1.5 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता देने का कोशिश करें, लेकिन तुम समझोगे तब ना। तुम तो हमको डिस्टर्ब करते ही हो, यानी कुछ लिख के, और जब हमको डिस्टर्ब करते हो तो सारे टीचर को कर रहे होगे कुछ न कुछ लिख करके। सवाल ही नहीं है कि नहीं कर रहे होगे। पढ़ना अगर मन रहे तब न कि हम पढ़ेंगे, पढ़ने का मन होता है। कॉल नंबर जो होता है, क्लास नंबर, NU कम मार्क्स क्यों देता है? अब इनके सवाल का जवाब हम दें। अब बताइए, ये सब कोई सेंस है? ये कोई सेंस है ये लिख करके मैसेज से पूछने का? सर प्लीज प्रैक्टिकल ऑनलाइन करा दीजिए, ये पूछने का हम करावेंगे कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे? हम तो एक टीचर हैं, हम पढ़ाने वाले हैं, हम तो पढ़ाने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा ऑफलाइन। बस लिया चुट माँ बाप ने दे दिया, फटाक से एक स्मार्टफोन है, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। तो
उसको डिस्टर्ब होता है इससे आदमी, और इससे जब डिस्टर्ब होता है, घाटा मेरा थोड़ी ना होता है, घाटा आपका होता है। आपको हम टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, समझा के पढ़ा रहे हैं, इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं ताकि इजी हो जाए आपको लिखने में। लेकिन आपको तो मकसद है कि आप कुछ कुछ लिखते रहिएगा, अभी भी लिख ही रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ मैसेज देखिए, जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं। तो कहा कि कॉल नंबर का यूज कहाँ कहाँ होता है। कॉल नंबर का यूज होता है पुस्तक को खोजने में, सूचना के पुनः प्राप्ति में। कॉल नंबर का यूज होता है अरेंजमेंट ऑफ बुक में, बुक को जो हम अरेंज करते हैं। और कॉल नंबर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो स्टॉक वेरिफिकेशन में, भंडार के सत्यापन में। भंडार का सत्यापन जब सेकंड पेपर पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। कॉल नंबर का इस्तेमाल वहां भी करते हैं। और कॉल नंबर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो कॉल नंबर दिलीस। और कॉल नंबर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो कॉल नंबर का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं, एक तो हमने बताया कि स्टॉक वेरिफिकेशन में करेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन को खोजने में करेंगे, तीसरा अरेंजमेंट में करेंगे, और चौथा जो हम कॉल नंबर का इस्तेमाल करेंगे विषय की सबलता और दुर्बलता का पता करने में। अब विषय का सबलता और दुर्बलता आधा आदमी को समझ में नहीं आया होगा, मतलब कि उसका सब्जेक्ट जो हम पता करते हैं कि अमुक विषय पर कुल कितनी पाठ सामग्रियां हमारे यहाँ अवेलेबल है, यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस किसका, सब्जेक्ट का। तो जब हम बुक को सिलेक्ट करते हैं, बुक सिलेक्शन की प्रक्रिया करते हैं, तो बुक सिलेक्शन प्रक्रिया के समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किस विषय पर कितनी पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी में हैं। कभी ऐसा तो नहीं है कि कोई सामग्री की मांग बहुत अधिक है लेकिन उसमें 10 ही पीस हमारे पास बुक है, तो इसकी जानकारी हमको कॉल नंबर से मिल जाएगा। कॉल नंबर से हम देख लेंगे कि इस पुस्तक 10 ही पीस हमारे पास है, यानी उस विषय की सबलता और दुर्बलता का भी हम पता कर सकते हैं। यानी कॉल नंबर का देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और विषयवार व्यवस्थापन जब होता है तो कॉल नंबर के जरिए ही होता है, जो मैंने कल भी बताया था कि इजी टू यूज होगा, इजी टू सर्च होगा, आसानी से हम सूचना को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तो फुलफिल 5 लॉज, यानी 5 लॉ का पालन हो जाएगा अगर कॉल नंबर से सारा काम होगा। तो कहा कि इंफॉर्मेशन आर फॉर यूज होगा, एवरी इंफॉर्मेशन इट्स यूजर होगा, एवरी यूजर इट्स इंफॉर्मेशन होगा, सेव द टाइम ऑफ द यूजर होगा। और लाइब्रेरी में जितनी सेवाएं दी जा रही हैं, खास करके सर्कुलेशन वर्क में जो लोग रहते हैं, तो वहां से पाठ सामग्रियों को निकाल करके इशू करने में आसानी है, और फिर इशू करके जब रिटर्न करेंगे तो वहां शेल्फ पे लगाने में आसानी होगा। रेफरेंस सर्विस देने में आसानी होगा, क्योंकि क्लास नंबर जो होता है, जो वर्ग संख्या होता है, वो एक आधार है मैनेजमेंट का, एक ऐसा आधार है जिससे पुस्तकालय का प्रबंधन, पुस्तकालय की सेवाएं अच्छे से दिया जा सकता है। वाइटल रोल अदा करता है क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी सर्विसेज में और लाइब्रेरी के मैनेजमेंट करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पेमेस्ट बताने जा रहे हैं। पेमेस्ट जिसको हम लोग 5 फंडामेंटल कैटेगरीज कहते हैं, और इसको 5 मूलभूत श्रेणी भी कहते हैं। समय का अभाव है, बताने को तो बड़ा मन है, लेकिन क्या बताया जाए और क्या छोड़ा जाए, क्या पढ़ाया जाए और क्या छोड़ा जाए। एक बच्चा लिख रहा है कि फालतू का पढ़ा रहे हैं। 3, 4, 5 साल का क्वेश्चन निकाल लो और देख लो जाके कि कॉल नंबर फालतू का है कि तुम फालतू का बात कर रहे हो। तुम फालतू जब लिख दिया कि फालतू का पढ़ा रहे हैं, तो तुम जरा सा देख लो कि फालतू का कौन बात है, और क्वेश्चन फालतू के आप फालतू लिख रहे हो, ये खुद डिसाइड कर लो। लिख रहे सर आपको नहीं, बस यही अक्सर लिखना है, टाइम को बर्बाद करना है, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम। हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, इसको कहते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कह रहे हैं आपको कि पेमेस्ट जिसको 5 मूलभूत श्रेणी कहते हैं, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, रंगनाथन महोदय ने कहा है, और तुलसीदास का दोहा भी है। तुलसीदास का दोहा क्या है, तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अतिधम शरीरा, यानी जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। जो हमारा शरीर है ये 5 तत्व से मिलके बना हुआ है। ये तुलसीदास का दोहा है।
किससे बना हुआ है? तो हवा से, पानी से, अग्नि से, धरती से और आकाश से। और ये हिंदू मेथोडोलॉजी में भी है। हिंदू मेथोडोलॉजी में भी यही है कि 5 तंत्र से मिलके बने हैं और 5 तंत्र में विलीन हो गए। यानी कि आप देखते होंगे कि जो फिर जलाने के बाद जो बच जाता है राख को, उसको नदी में, दरिया में उसको विलीन कर दिया जाता है। तो इंसान का जो बॉडी है वो 5 तत्व से बना हुआ है, इंसान की बॉडी। यह हिंदू मेथोडोलॉजी में भी है, इस्लामिक मेथोडोलॉजी में नहीं है। इस्लामिक मेथोडोलॉजी उठाए जाओगे और मिट्टी में ही पुनः डाले जाओगे। यानी कहाँ लेकिन यहाँ पर ये बता देना जरूरी है कि डॉक्यूमेंट कहते किसको हैं, परलेख किसको कहते हैं, परलेख किसको कहते हैं, डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, ये बता देना जरूरी है। क्योंकि जब बच्चा पीएचडी कर जाता है, बच्चा नेट कर जाता है, एमएलआईएस कर जाता है, उससे अगर डॉक्यूमेंट पूछो तो नहीं बता पाता है, कह देगा डॉक्यूमेंट माने परलेख। तो हम उसको बोलते हैं कि अरे यार ये तो हिंदी हो गया। कहा कि डॉक्यूमेंट और परलेख को समझ लो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट को समझोगे तभी तो पेमेस्ट समझोगे। डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? कहा कि जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो। अन्य वस्तु में क्या आ गया? सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब अन्य वस्तु है। जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लाया और ले जाया जा सके, जिसे प्रिजर्व और कंजर्व करके रखा जा सके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, इसी का नाम है डॉक्यूमेंट, इसी का नाम परलेख है। और रंगनाथन कह रहे हैं कि परलेख को, एक परलेख में 5 मूलभूत श्रेणी होती है। 5 मूलभूत श्रेणी होती है। एक पर्सनालिटी, दूसरा मैटर, तीसरा एनर्जी, चौथा स्पेस और 5वां जो होता है वो टाइम होता है। अब रंगनाथन ने क्या बताया कि पर्सनालिटी को कॉमा से, पर्सनालिटी को किससे करेंगे? कॉमा से, और मैटर को सेमीकोलन से, एनर्जी को कोलन से, और स्पेस को डॉट से, डॉट जो होता है DOT डॉट, डॉट से, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से टाइम को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है। अब वो अलग बात है कि पहला जो आया था तो सीसी की जो उत्पत्ति हुई थी तो सिर्फ कोलन का प्रयोग हुआ था, और फिर एक लंबी चौड़ी कहानी है कि सीसी का जो 5 कनेक्टिंग सिंबल आया वो सबसे पहली बार कौन से एडिशन में यूज हुआ, पहला एडिशन कब आया, तो दूसरा कब आया, तीसरा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सीसी की उत्पत्ति अगर आप पढ़िएगा तब और लिखिएगा असाइनमेंट में तब, वो सब आप जान जाइएगा। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि रंगनाथन महोदय ने कहा कि पहचानोगे कैसे, तो सबसे पहले बोला कि पेमेस्ट जब होगा तो सबसे पहले पहचानेंगे टाइम से, यानी समय से। जैसे N74 लिखा हुआ होगा तो पता चल गया कि 1974 है। जैसे कि लिखा हुआ होगा M64 तो पता चल गया 1864 है। तो जहाँ टाइम का बोध होगा तो समझ जाओगे कि ये सिंगल इन्वर्टेड वाला टाइम को पहले पहचानेंगे, फिर जगह स्थान को पहचानेंगे, स्पेस को, जैसे इंडिया, ईरान, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पटना, कुछ भी रहेगा तो स्पेस है, और इसके लिए कहा डाउट साइन देंगे। उसके बाद एनर्जी और मैटर को पहचानेंगे, और इसको पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्टी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी क्या है, लेकिन समझ जाओगे तो बिल्कुल आसान है। क्या आसान है? तो कहा कि मैटर को कैसे पहचानेंगे, तो कहा कि जो काम हो रहा है, जो काम हो रहा है वो एनर्जी है, जो काम हो रहा है एनर्जी है, और जिस पे काम हो रहा है वो मैटर है। तो काम क्या होगा? कोई फावड़ा थोड़ी चलेगा, कोई डंडा चल रहा है। कहा कि नहीं,
इंडेक्सिंग होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग होगा, क्लासिफिकेशन होगा, कैटलॉगिंग होगा, यानी जो भी लाइब्रेरी ऑपरेशन होगा, लाइब्रेरी में जो भी काम होता है, लाइब्रेरी में जो कार्य होता है, चाहे एक्विजिशन का काम हो, क्लासिफिकेशन का काम हो, बुक सिलेक्शन का काम हो, कैटलॉगिंग का काम हो, क्लासिफिकेशन का काम हो, रेफरेंस काम हो, जो भी काम हो रहा है वो काम जो है वो एनर्जी है, यानी कोलन की पहचान है। और जो जिस पे काम हो रहा है, अब जैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है तो किस पे हो रहा है? बुक पे होगा, पीरियोडिकल पे होगा, मैगजीन पे होगा, मैन्युस्क्रिप्ट पर। तो जिस पे हो रहा है काम वो मैटर है, और जो काम हो रहा है वो एनर्जी है, और जो बचा हुआ भाग वो पर्सनालिटी है, जो बच गया उसको पर्सनालिटी है। अब हाँ, उसको हम कैसे समझेंगे? उदाहरण के तौर पे समझ लो कैसे समझेंगे। तो जैसे एक उदाहरण है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिहार, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑफ बिहार अप टू 1947। तो 1947 हमारा क्या हो गया? टाइम। बिहार हमारा स्पेस हो गया, बिहार स्पेस हो गया, क्लासिफिकेशन हमारा एनर्जी हो गया, अब मैन्युस्क्रिप्ट हमारा पर्सनालिटी हो गया। और कहाँ हो रहा है? तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हमारा पर्सनालिटी हो गया। मैटर हमारा क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। और एनर्जी क्या है? क्लासिफिकेशन। जो बच गया वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो अब इसको नंबर में अगर डालना है, नोटेशनल वैल्यू डालना है, ये सब सीखोगे 7th पेपर में। तो 234 सेमी कॉलन डालेंगे। 234 क्या हुआ? तो 2 लाइब्रेरी साइंस का नंबर है, 23 एकेडमिक लाइब्रेरी का नंबर है, 234 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नंबर है, 234 सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन मैटर का साइन है। और 1 2 ये जनरलिया बिब्लियोग्राफी से लिया गया। जब तुम बनाओगे लाइब्रेरी साइंस चैप्टर तो वहां से तुमको मैटर के लिए जनरलिया बिब्लियोग्राफी में भेजा जाएगा, वहां से 1 2 लेंगे मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर। फिर तुम उस फार्मूला को देखोगे, फेसेट फार्मूला, जिसमें पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज को समझोगे। तो वहां पर से फिर देखोगे कि कोलन 51 है। तो कोलन 51 क्या है? तो कोलन 51 तुम देखोगे कि ये नंबर जो है क्लासिफिकेशन का है। फिर डॉट देखोगे कि स्पेस के लिए है। फिर 4 जो 4 एशिया का नंबर होता है, 4 इंडिया का नंबर होता है, और 4473 बिहार का नंबर। तो 4473 बिहार को समझ लोगे। फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को समझ लोगे, ये टाइम के लिए है। एन माने 1900 होता है, और 47 जो है उसका टाइम हो गया। ये पूरा नंबर तैयार हो गया। अगर इसको इस तरह से लिख दोगे एग्जाम में, तो 16 में 14, 16 में 13, 16 में 12 और लिखोगे बतौलाबाजी तो नंबर आएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चन के अनुसार ढंग से। उम्मीद है कि पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। तो आज की सेवा समाप्त हुई, और पुनः अगर मौका मिला तो आपसे जुड़ेंगे। आपको ढेर सारे शुभकामना मेरे तरफ से। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में जितने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं लाइब्रेरी साइंस के, उनके तरफ से, और नालंदा खुला विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामना। और यही दिल से चाहते हैं कि आप लोग टाइम देके पढ़िए और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कीजिए, और आगे आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू वेरी मच।